आज हम स्टडी करते हैं स्थूल निकायों में ऊष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं। ऐसे निकाय जिनमें निकाय के अनुसार विशाल संख्या में सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन आदि होते हैं, उन्हें मैक्रो सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार के निकायों के अध्ययन के लिए दो विधियां हैं, या तो थर्मोडायनेमिक विधि या सांख्यिकी विधि। जो थर्मोडायनेमिक विधि है उसमें निकाय के आंतरिक संरचना जैसे कणों की संख्या, उनके वेग, ऊर्जा स्तर आदि पर कोई विचार नहीं करते हैं, जबकि वह प्राचल जैसे आयतन, दाब, ऊर्जा, ताप, वायु विद्युत, चुंबकीय क्षेत्र आदि इनके बारे में बात करते हैं और इनमें संबंध स्थापित किए जाते हैं। किसी स्थूल निकाय का वर्णन कुछ मापन योग्य स्थूल स्वतंत्र चरों के द्वारा संभव होता है जो उसके गति समीकरणों को प्रभावित करते हैं। इन प्राचलों को निकाय के बाह्य प्राचल एक्सटर्नल पैरामीटर कहते हैं और इनके द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के अंतर्गत निरूपित निकाय की अवस्था को स्थूल अवस्था मैक्रोस्टेट कहते हैं। इसके विपरीत सांख्यिकी विधि में निकाय के कणों पर यांत्रिकी नियम को लगाकर स्थूल राशियों के साथ साथ संबंध स्थापित करते हैं। निकाय में सूक्ष्म कणों की अवस्था को उनके ऊर्जा स्तरों द्वारा निरूपित करते हैं। ये अवस्थाएं सूक्ष्म अवस्था माइक्रोस्टेट कहलाती है। इस प्रकार सांख्यिकी विधि का मुख्य उद्देश्य स्थूल निकाय में कणों की सूक्ष्म अवस्थाओं एवं स्थूल अवस्थाओं में संबंध स्थापित करना होता है। अब माइक्रोस्टेट्स क्या होती है इसके सिस्टम के लिए? निकाय के सूक्ष्म कण परमाणु अणुओं के आयतन से ये पता चलता है कि कण क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अनुसार बिहेव करते हैं, यानी कण की किसी अवस्था को संबंध क्वांटम संख्याओं के समुच्चय द्वारा दर्शा सकते हैं। जिस तरह परमाणु के बाह्य कक्ष में गतिशील इलेक्ट्रॉन की अवस्था को इसके 4 क्वांटम नंबर m, ml, ms, n, l के समुच्चय द्वारा शो करते हैं, कण की इस अवस्था को माइक्रोस्टेट कहते हैं। इस प्रकार निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं क्वांटम अवस्थाओं के समुच्चय द्वारा निरूपित होती है, परंतु निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाएं निकाय में संरक्षण के नियमों का पालन नहीं करती। इसलिए निकाय की केवल सभी सूक्ष्म अवस्थाओं पर विचार करते हैं जो स्थूल निकाय में लगाई गई सभी शर्तों कंडीशंस का पालन करती है। ये सूक्ष्म अवस्थाओं की एक्सेसिबल अवस्थाएं कहलाती है। आइसोलेटेड सिस्टम जो किसी अन्य निकाय के से अन्योन्य क्रिया नहीं करता है या प्रभावित नहीं होता है, नहीं ऊर्जा विनिमय करता है, उसमें प्रत्येक क्वांटम अवस्था संख्याओं के समुच्चय के साथ निश्चित मान की ऊर्जा संबद्ध होती है। इसे निकाय का ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक ही ऊर्जा स्तर से कई क्वांटम संख्याओं के समुच्चय संलग्न हो सकते हैं। यह निकाय की क्वांटम अवस्था की डीजनरेसी कहलाती है। यदि प्रत्येक क्वांटम अवस्था एक भिन्न ऊर्जा स्तर को निरूपित करती है तो यह नॉन डीजनरेसी की अवस्था कहलाती है। प्रत्येक निकाय में न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाली एक अवस्था अवश्य होती है जिसे निकाय की मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यदि किसी निकाय के मूल अवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य अवस्था में हो तो वह एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। निकाय के ऊर्जा स्तर बाह्य प्राचल जैसे आयतन, वायु विद्युत, चुंबकीय क्षेत्र आदि पर डिपेंड करती है। बाह्य प्राचलों के परिवर्तन से उनके ऊर्जा स्तरों में चेंज होता है और ये यदि बाह्य प्राचल नियत है तो निकाय के ऊर्जा स्तर भी कांस्टेंट रहते हैं। अब अपन स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। इस फिगर पर विचार करें। माना कि दो स्थूल निकाय ए व ए पारस्परिक अन्योन्य क्रिया कर रहे होते हैं एवं परस्पर ऊर्जा विनिमय कर सकते हैं। निकाय ए व ए से बना संयुक्त निकाय ए स्टार एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसकी ऊर्जा कंजर्व रहती है। निकायों ए व ए के बीच अन्योन्य क्रिया का वर्णन करने के लिए संयुक्त निकाय ए स्टार के समरूपी निकायों को एक ऐसा समुच्चय लेते हैं जिसमें अन्योन्य क्रिया करने वाले निकाय ए व ए होते हैं। निकाय ए व ए के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप समुच्चय के प्रत्येक निकाय के बीच ऊर्जा विनिमय साधारणतः समान नहीं होता है, यानी समुच्चय के भिन्न संयुक्त निकायों के अंतर्गत घटक ए व ए पर अन्योन्य क्रिया द्वारा ऊर्जा विनिमय भिन्न होता है। निकाय युग्मों में ऊर्जा विनिमय की प्रायिकता के आधार पर विभिन्न अन्योन्य प्रक्रिया के द्वारा संयुक्त निकायों के लिए औसत ऊर्जा विनिमय का मान ज्ञात किया जा सकता है। माना विचाराधीन किसी संयुक्त निकाय के निकायों ए व ए की अन्योन्य क्रिया से पूर्व औसत ऊर्जा क्रमशः ई आई बार और ई आई डैश बार हो और अन्योन्य क्रिया के पश्चात औसत ऊर्जाएं क्रमशः ई एफ बार व ई एफ डैश बार हो। तो चूंकि संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसलिए इन ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये सूत्र अपन दे सकते हैं, या इससे मिलेगा डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा ई डैश बार इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर डेल्टा ई
ए निकाय के लिए और डेल्टा ई डैश या ए डैश निकाय की अन्योन्य क्रिया द्वारा औसत ऊर्जा के परिवर्तन को शो कर रहा है। साधारणतः निकाय ए व डैश दो प्रकार से इंटरेक्शन कर सकते हैं। बाह्य प्राचल द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, उसमें अन्योन्य क्रिया के द्वारा, जिसमें बाह्य प्राचल निकाय के ऊर्जा स्तर दोनों नियत रहते हैं। यांत्रिक या दुर्दोष अन्योन्य क्रिया द्वारा, जिसमें कुछ बाह्य प्राचल और निकाय ऊर्जा स्तर परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं उसमें अन्योन्य क्रिया? थर्मल इंटरेक्शन। निकायों के बाह्य प्राचल को नियत रखा जाए तो उनके एनर्जी लेवल परिवर्तित हो, अपरिवर्तित रहे तो निकाय में होने वाली अन्योन्य क्रिया को ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में किसी निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है, निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसे प्लस क्यू द्वारा शो करते हैं। यदि किसी निकाय की ऊर्जा में कमी होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसे माइनस क्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार समीकरण से डेल्टा ई बार इजिकल टू क्यू हो तो डेल्टा ई डैश इजिकल टू क्यू डैश कंसिडर करें तो Q इजिकल टू माइनस क्यू डैश होगा। तो इस प्रकार से A द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q दूसरे निकाय A डैश के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। ये इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया की स्थिति में जब बाह्य प्राचल नियत होते हैं तो उनके ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी निकाय की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन का कारण निकाय नियत ऊर्जा स्तरों में अन्योन्य क्रिया के प्रभाव स्वरूप परिवर्तन से होता है। दूसरा, थर्मल इंसुलेशन। किन्हीं दो निकायों के यदि उचित रूप से अलग कर दें उनको तो अन्योन्य क्रिया को रोका जा सकता है। जब निकाय के बाह्य प्राचल को स्थिर रखें तो उनके बीच ऊर्जा विनिमय नहीं होगा और दोनों ही निकाय अन्योन्य क्रिया नहीं करेंगे। वे निकाय ऊष्मारोधी थर्मली इंसुलेटेड कहलाएंगे। दोनों निकायों का पर्याप्त पृथक्करण करके उनके बीच पर्याप्त मोटाई का ऊष्मारोधी पदार्थ लगा देते हैं, जिससे ये प्रोसेस होता है। इसमें नॉर्मली इसको एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। जब तक किसी निकाय का अन्य निकाय से ऊष्मारोध न हो तब तक उसमें घटित होने वाले सभी प्रक्रम रुद्धोष प्रक्रम कहलाते हैं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? यदि अपन देखें कि रुद्धोष मृग से विलगित निकाय में माध्य ऊर्जा में वृद्धि स्थूल निकाय पर किया गया स्थूल कार्य कहलाता है। तो इस प्रकार से ए व ए डैश परस्पर ऊष्मारोधित हैं। निकायों के बाह्य प्राचल में कुछ में परिवर्तन करके ये परस्पर अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं और ऊष्मा विनिमय कर सकते हैं। इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया को रुद्धोष अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो इसके लिए यदि W इजिकल टू डेल्टा ई डैश मान लें, W डैश इजिकल टू डेल्टा ई डैश मान लें, तो इस प्रकार से जो वर्क हो रहा है और फाइनल जो वर्क ऑब्टेन हुआ है ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी, माइनस में होगी। रुद्धोष अन्योन्य क्रिया में किसी एक निकाय पर किया गया कार्य दूसरे निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। चूँकि निकाय में रुद्धोष अन्योन्य क्रिया द्वारा कुछ बाह्य प्राचल के परिवर्तन से संभव होती है, इसलिए ये प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा स्तरों में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से चौथा वाला है जनरल इंटरेक्शन। सामान्यतः अन्योन्य क्रिया करने वाले निकाय न तो रुद्धोष से विलगित होती है, न ही उनके बाह्य प्राचल से रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों की माध्य ऊर्जा में कुल परिवर्तन दोनों प्रकार के ऊष्मीय यांत्रिक अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा होता है। व्यापक रूप में परिवर्तन को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। डेल्टा ई बार इजिकल टू W प्लस क्यू नियत रखते हुए यदि अपन W बाह्य प्राचल को परिवर्तन के कारण माध्य ऊर्जा के परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं, यह निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के बराबर होता है। इस समीकरण 4 द्वारा प्रदर्शित अन्योन्य क्रिया को व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। निकाय की माध्य ऊर्जा के परिवर्तन का W और Q में विभाजन तभी अर्थपूर्ण होता है जब इसके प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्षित कर सकते हैं। W में Q ऊर्जा के रूप में ही है, इन्हें परस्पर ट्रांसफर भी रूपांतरित कर सकते हैं। इसी कारण से निकाय में अन्योन्य क्रिया द्वारा कार्य और ऊष्मा के संबंधों के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। समीकरण 4 को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम को भी दर्शाता है। डेल्टा ई बार W Q ऊर्जा के ही विभिन्न रूप होने का इनके मात्रक जूल में होते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। यदि पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है परंतु स्थिर है तो ऊष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर संचरित होगी और निकाय के दाबों में परिवर्तन कर देगी। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्राचल स्थिर रहता है और ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार पिस्टन यदि ऊष्मारोधी है तो यांत्रिक अन्योन्य क्रिया होगी, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाएगी। एक चौथा पांचवा एक और है इन्फिनिटेसिमल जनरल इंटरेक्शन। यदि आप पढ़ना समझना आज इतना ही बहुत है। थैंक यू।